हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की तीसरी मैराथन में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो रेट नेट सेट में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए और हमारे एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में वो लगातार आते रहते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द बुक एंटाइटल अ सिस्टम ऑफ फेंसिंग वाज रिटन बाय। ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई। और एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में मिलता है। तो ये जो व्यक्ति है जिन्होंने लिखी थी, आर्किबेल्ड मैकलन नाम के व्यक्ति थे। ये जो व्यक्ति हैं क्रिकेटर थे। क्रिकेटर की मैं बात करूं, इंग्लैंड, जैसे हम इंडिया में सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, उसको क्रिकेट का भगवान बोला जाता है। ऐसे ही जो है इंग्लैंड के अंदर इनको हम बोल सकते हैं बहुत अच्छी पर्सनैलिटी माना जाता है। अब मैंने बुक से रिलेटेड जो सिलेक्टेड है, जो मेरे को बार बार देखे हैं, वो मैंने सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैं बात करूं सचिन तेंदुलकर की जो एक किताब है, बुक है, टाइटल है, जो भी है, थॉट्स जो भी है, किसी भी टाइप से क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, आपको घूमना नहीं है। तो प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर के द्वारा ये लिखी गई। नेक्स्ट दूसरी है कपिल देव की, तो क्रिकेट माई स्टाइल, ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, दीपा कर्माकरी बुक के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे। दी स्मॉल बाउंडर करके एक किताब लिखी। और इनके जो कोच हैं नंदी, जिसको हम बोलते हैं विश्वेश्वर नंदी करके कोच है इनके। कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि दीपा कर्माकर के कोच कौन से हैं। अब इसके कौन कौन से क्वेश्चन जो मैंने अभी पिछले 3-4 साल की बात करूं जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने जो अच्छा प्रदर्शन किया और इनकी जो पोजीशन रही थी वो 4th पोजीशन रही। इंडिया की पहली महिला जो ओलंपिक में पहुंचने वाली, 4थे नंबर पे आने वाली, इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं। दीपा कर्माकर की हम बात करते हैं तो दीपा कर्माकर का जो हम बोल सकते हैं मेडल जो है मिस हुआ, इन्होंने जो परफॉर्मेंस को दिया था वो वोल्टिंग टेबल बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब दीपा कर्माकर जो है भारत की जिम्नास्टिक की एक अच्छी पर्सनैलिटी मानी जाती है। सारे क्वेश्चन नोट करते चले जाना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा, गैप्स फाउंडेड प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड बाय। ये गैप जो प्रोग्राम है किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। आंसर इज बी, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन एंड गिफ्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा। जब वो आपसे, मतलब मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से देखा है, एक कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन और एक गिफ्ट यूनिवर्सिटी। तो गैप्स का इसमें यह था कि जो टूर्नामेंट्स, मतलब गेम को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके बीच में जो भी कमियां आ रही हैं उनको पूरा करने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में एक अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, एक अच्छी ऊंचाई पर जाने के लिए इन्होंने एक अपने कुछ रूल रेगुलेशन प्रोटोकॉल जो भी है इन्होंने तैयार किया था। ये 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, रेट सेट और आपके राजस्थान के सेट के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है पुल अप्स फॉर बॉयज, आर्म हैंग फॉर गर्ल्स, टेस्ट आइटम इन हापर यूथ फिटनेस टेस्ट बेसिकली मीन फॉर मेजर। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हापर युवा फिटनेस टेस्ट में पुलअप्स जो है लड़कों के लिए होता है, पहले यही पता होना चाहिए आपको। आर्म हैंग जो है लड़कियों के लिए होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये क्या मेजर करते हैं, हम जिम के अंदर जाते हैं या फिटनेस करते हैं तो हम इन चीजों को करते हैं। लड़कियों को होल्ड कर दिया जाता है 90 डिग्री क्लोज, 90 डिग्री से एंगल थोड़ा कम रहता है, कहीं कहीं 90 डिग्री रहता है। अब लड़कों के लिए क्या होता है, पुलअप्स किया जाता है। तो ये हापर यूथ फिटनेस टेस्ट का एक कंपोनेंट है, इवेंट है, बैटरी है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो इसमें हमारा पर्पज रहता है आर्म एंड शोल्डर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के लिए, हम इस पर काम करते हैं। जब भी हम पुलअप्स करते हैं तो उसका जो पर्पज है, उद्देश्य, वो आपकी आर्म और शोल्डर स्ट्रेंथ को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, मास्टर्स में, बैचलर बीपीएड में एडमिशन लेते हैं, तो आपको हापर यूथ फिटनेस टेस्ट देना होगा। और यूनिवर्सिटी क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग कुछ इवेंट्स बैटरी चेंज कर देती है, मॉडिफाइड कर देती है, तो इसको मॉडिफाइड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बुक से रिलेटेड। ये मैंने 3 बार, मतलब इसको मैंने देखा 3 टाइम्स ये क्वेश्चन लगातार देखा है। एमाइल एंटाइटल एमाइल वाज रिटन बाय, तो रूसो नाम के व्यक्ति हैं, जीन जैक्स रूसो के द्वारा तैयार की गई। बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा
और टर्म एंड टर्मिनोलॉजी से मैं जल्दी आपको एक टर्म एंड टर्मिनोलॉजी की एक मैराथन देने वाला हूं और एक रिसर्च की मैराथन देने वाला हूं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है खिलाड़ियों को, रिसर्च के क्वेश्चंस वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो मुझे पता है, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आती है। मैं जल्दी आपको एक रिसर्च की मैराथन शाम को प्रोवाइड करवाऊंगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है विच रिसर्च अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं, जब शोध करते हैं आप और कारण और प्रभाव की बात आती है तो इसका संबंध, इसका रिलेशन किस रिसर्च से है, किस टाइप की रिसर्च से है, वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो यहां पर हम वन और मोर देन, हम बोल सकते हैं मोर टू या जो भी है वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। और एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है ये एक अपने आप में एक्सपेरिमेंट की जाती है। जब हम वेरिएबल ले रहे हैं वन एंड मोर, तो याद रखना ये अपने आप में क्या हो जाएगी, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव हो जाएगी। अब क्वांटिटेटिव का मतलब होता है यहां पर नंबर्स की बात की जाती है, यहां पर कैलकुलेशन की बात की जाती है, यहां पर मैथमेटिक्स की बात की जाती है, यहां पर हाउ मच की बात की जाती है। और हम बोल सकते हैं क्वांटिफाई की बात की जाती है। क्वांटिफाई ये वो कीवर्ड हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम मिलेंगे रिसर्च से रिलेटेड। मैं आपको दोबारा समझाता हूं, जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो आप जब कारण की बात करते हैं, इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, तो हम वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जैसे मैं बात करूं, केमिस्ट्री लैब के अंदर गए, हमने सोडियम लिया और सोडियम के साथ हमने Cl लिया। जब केमिस्ट्री में हमने इनकी रिएक्शन करवाई, अभिक्रिया करवाई, तो हमारे सामने निकल कर आया NaCl, जिसको हम बोलते हैं साल्ट। तो हमने प्रभाव देखा, हमने कारण देखा, तब जाके हमारा साल्ट बना, जिसको आप बोलते हैं नमक, सोडियम क्लोराइड। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, जिसमें हाउ मच की बात करते हैं, क्वांटिफाई की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं। ये शब्द आपको दिख जाए ना तो आप घुस जाना एक्सपेरिमेंटल, या फिर हम बोल देंगे क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव। क्वांटी मतलब मात्रात्मक की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बनता है आपका वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वांटिटेटिव में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो अप्रोच है, ये क्वेश्चन बहुत बार बना है। इसकी जो अप्रोच है वो डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव, इसकी जो अप्रोच है, लिख लो, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया, इसकी अप्रोच डिडक्टिव होती है। डिडक्टिव मीन्स होता है जब कोई रिसर्च पहले से पता है और वो आपने प्रूव कर दी कि ये है, सियोरिटी है, तो वो एक अपने आप में डिडक्टिव। देखो, डिडक्टिव मीन्स डिडक्टिव के सामने रीजनिंग लिख के आ सकती है, डिडक्टिव के सामने मेथड लिख के आ सकता है, डिडक्टिव के सामने रिसर्च लिख के आ सकती है। उसका अर्थ समझो आप। अब क्वालिटेटिव की मैं बात करूं, क्वालिटेटिव का मतलब होता है एक अपने आप में क्वालिटी को बताना। क्वालिटी को बताना, जैसे इसमें एक सेंस निकलेगा, कैसा वाला सेंस निकलेगा। क्वालिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो इसके हमारे, हम बोल सकते हैं मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन, और दूसरा हम करते हैं इंटरव्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऑब्जर्वेशन, किसी को ऑब्जर्व करके ये क्लैरिफाई कर देना कि ये सही है, गलत है, खराब है, बुरा है, काला है, पीला है, जो भी है। ऑब्जर्व करते हैं ना, यार मैंने ऑब्जर्व किया ये ऐसा है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है। हर आदमी का अपना अपना कॉग्निटिव लेवल होता है, वो अपने विचार से उसको बताता है कि मैंने ऑब्जर्व किया तो ये हुआ। तो ऑब्जर्व में आप क्या करते हैं, जैसे आपके, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, पैनल में 4, 5, 6, 8 जो भी व्यक्ति बैठते हैं और एक इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो पैनल डिसाइड करता है, मैंने ऑब्जर्व किया कि इसकी जो पर्सनैलिटी है, ये जो है कोट पैंट सही नहीं पहन के आया। मैंने ऑब्जर्व किया कि ये जो इसका चलने का तरीका बहुत वीक था। मैंने ऑब्जर्व किया ये कुर्सी पे नहीं बैठ पाया। मैंने ऑब्जर्व किया इसका जो बोलने का तरीका था वो घबरा रहा था। मैंने ऑब्जर्व किया इसकी कम्युनिकेशन में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी क्वालिटी को। तो इंटरव्यू जब भी वर्ड दिख जाए, ऑब्जर्वेशन जब भी वर्ड दिख जाए, तो ये है क्वालिटेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव। और जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, ये इसकी जो अप्रोच होती है, वो इसकी अप्रोच जो होती है, वो इंडक्टिव होती है।
इंडक्टिव होती है। डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों क्वेश्चन पिछली बार, तो इसमें क्या होता है क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर का मतलब होता है विस्तार से जानकारी जो है देना, एकत्रित करना, बताना, जो भी है एक्सप्लोर करना। गो डीप, गो डीप मतलब बहुत डीप में चले जाना। और ये एक अपने आप में हम बोल सकते हैं एक एनालाइज वाला जो प्रोसेस होता है कि मैंने इस तरीके से किया, मैंने इस तरीके से किया। ये सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम इन स्टेटेड मसल्स। मैंने इसको कर दिया हाईलाइटेड। तो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम की बात कर रहा है, यूनिट की बात कर रहा है, इकाई की बात कर रहा है, कार्यात्मक इकाई की बात कर रहा है, तो वह सार्कोमियर। अब ये जो स्टेटेड लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होती है इसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। स्केलेटल मसल्स को स्टेटेड मसल्स बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स को वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ये तीनों नाम एक ही हैं और ये तीनों की तीनों CNS पर डिपेंड रहती है। आप बोलेंगे सर क्या है, समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट हैं जो इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, जैसे फ्लेक्शन, आप अडक्शन अबडक्शन कर रहे हैं, सरकमडक्शन कर रहे हैं, किसी में घूसा मार रहे हैं, किक मार रहे हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम करवाता है। वॉलेंट्री मूवमेंट, ऐच्छिक मूवमेंट, ऐच्छिक क्रिया, ये CNS पे डिपेंड रहती है। और जब मैं इसके सामने ब्लैक पेन से अलग कर देता हूं, इसके सामने मैंने लगा दिया इन, तो इनवॉलेंट्री बन गया। अब इनवॉलेंट्री जो होता है, इनवॉलेंट्री ANS पर डिपेंड करता है। जैसे आपका लीवर कैसे काम कर रहा है, छोटी आंत कैसे काम कर रही है, पेनक्रियाज, स्टोमक, बड़ी आंत, जो भी है इंटरनल ऑर्गन जो अपने आप काम कर रहे हैं वो ANS पर डिपेंड होते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और ये पूरा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। ANS, PNS, CNS नोट कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, बहुत ही जल्दी जो आप चाह रहे हैं, आपके जो दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको एग्जाम तक सब प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन मसल टिश्यू, पेशिकी ऊतकों में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत क्या है? वो है आपका ऑप्शन बी, मायोग्लोबिन। आपको बताना चाहूंगा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या है? मायो, और इसको कर देते अलग और इसको कर देते हम ग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक वर्ड जो है, एक अपने आप में ग्रीक वर्ड है। ये भी क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि ये शब्द किस भाषा से लिया गया, ये शब्द किस भाषा का है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम मिलता है। मायो जो लिखा हुआ है, मायो का मतलब होता है मसल। मसल मतलब मांसपेशी। ग्लोबिन जो लिखा हुआ है एक अपने आप में प्रोटीन है, प्रोटीन। अब ये प्रोटीन आपको मिलेगी मसल में, ये प्रोटीन आपको मिलने वाली है मसल में। अब देखो क्वेश्चन कैसे ट्विस्ट होगा, मैं आपको बता रहा हूं, हर एक क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। मायोग्लोबिन प्रोटीन कहां प्रेजेंट रहती है? मसल में। मायोग्लोबिन किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक वर्ड्स। मायो मीन्स क्या होता है? मसल। ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन। कहां प्रेजेंट रहती है? मांसपेशी में, स्केलेटल मसल्स में, मांसपेशी में। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, याद रखना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं, हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन बनता है, हीमो प्लस ग्लोबिन। अब आप सोचेंगे सर इसमें आपने ग्लोबिन बताया, वही होगा, गलत कर देंगे। कोई भी वर्ड जो आगे लग जाता है वो आइडेंटिफिकेशन दे देता है कि कहां प्रेजेंट होने वाला। तो यहां पे हीमो लिखा हुआ है, हीमो को हम Fe बोलते हैं, Fe को हम आयरन बोलते हैं, आयरन को हम लोहा बोलते हैं। तो हीमो मतलब आयरन, लोहा, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन आपको कहां मिलेगी? ब्लड में। तो रक्त में आपको जो प्रोटीन मिलती है उसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमो मतलब होता है आयरन, तो ब्लड में प्रोटीन
हीमोग्लोबिन, मसल में प्रोटीन मायोग्लोबिन। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। अब फेसिया क्या है, ये भी क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम पूछा गया है। फेसिया क्या होता है? हमारी जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मसल्स होती है, मैं बात कर रहा हूं स्केलेटल मसल की, तो ये एक अपने आप में हम बोल सकते हैं शीत है। आप बोलेंगे सर शीत क्या होता है, ठंड पड़ रही है क्या? नहीं, आपको बताता हूं। शीत का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं लेयर, मेम्ब्रेन, परत आप बोल सकते हैं। तो शीत जो है एक अपने आप में आउटसाइड लेयर है, परत है किसकी? इसको हम बोलते हैं एपिमीसियम। इसको हम बोलते हैं एपिमीसियम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एपिमीसियम के ऊपर जो कवर करके रखती है, आउटसाइड को कवर करके रखती है, आउटर को कवर करके रखती है, उसको क्या बोलते हैं? शीत। शीत नहीं होगा परत होगा, परत नहीं होगा लेयर होगा, लेयर नहीं होगा फेसिया होगा। आपने मायोफेशियल रोल का नाम सुना होगा, मायोफेशियल रोल। मायोफेशियल रोल, मायोफेशियल रोल जो होता है ये कैसा होता है और किसके लिए यूज किया जाता है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। अब तो 4-5 दिन बचे हुए हैं, अगर इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई नहीं दे पाते हैं तो इसका मतलब आपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं करी है। प्लीज कमेंट करके बताएं, गूगल से देख के बता देना, जैसे भी बता देना आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल चेंज, मैंने इसको कर दिया अंडरग्राउंड कर दिया। एथलीट लाइकली एक्सपीरियंस इमीडिएट एडजस्टमेंट टू हाई एल्टीट्यूड, इसको कर दिया मैंने। एथलीट द्वारा निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन उच्च तुंगता पर त्वरित समायोजन को अनुभूत किए जाने की संभावना है? जब हम हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में स्टार्टिंग फेज में क्या क्या चैलेंज देखने को मिलते हैं? तो याद रखना ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, सांस लेने की दर है वो घट जाती है, घबराहट होती है, प्रेशर पड़ता है और हमारी बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वो हिल जाता है, भोजन नहीं पच पाता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जिन लोगों ने बीपीएड कर रखी है वो उत्तराखंड गए होंगे, नैनीताल, सातताल, भीमताल घूमने के लिए एजुकेशनल टूर जाता है। वहां पर खाना शुरुआत में खा नहीं पाते, एक रोटी में पेट भर जाता है। और यहाँ तुम 8-10 रोटी खाते थे अपने जिले में, अपने प्लेस पर, वहां जाते ही, क्योंकि डेंसिटी का प्रभाव पड़ता है, घनत्व का प्रभाव पड़ता है, वाटर डेंसिटी, एनवायरमेंट, क्लाइमेट, फूड डेंसिटी, सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे हमारे ऑर्गन उसको अडेप्ट करते हैं, याद रखना। अब एक क्वेश्चन बनाए, हाई एल्टीट्यूड को हम बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन जो है, हाई एल्टीट्यूड बोल लो, एक्लीमेटाइजेशन बोल दो। अब ये क्वेश्चन बनाया कि 1968 के पहले ओलंपिक हुए थे मैक्सिको में, एक्लीमेटाइजेशन ओलंपिक 1968, हाई एल्टीट्यूड ओलंपिक जो है 1968। अब हाई एल्टीट्यूड की हम बात करते हैं, ये कब बनता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, आप सब लोग जानते हैं। ये जो है हमारा, हमने बना दिया पहाड़, थोड़ा ऐसी पहाड़ बना दिया और ये बना दी हमने चोटी। तो ये जो है हमारा, हमने पहाड़ बना दिया और ये बना दी हमने चोटी। याद रखना 700 मीटर से जिसकी लेंथ ज्यादा निकल जाती है, वो जो 700 मीटर से ज्यादा हैं उनको हम पीक बोलते हैं, चोटी बोलते हैं। तो 701 मीटर इजिकल टू 3.25 समथिंग फिट रहते, 3 ही मान लो आप, 3 मान लो। अब 700 मीटर में 3 का मल्टीप्लाई करोगे 21 हो गया, 21 फीट। अब याद रखना जो 2000 से ऊपर की डिस्टेंस आती है वो एक्लीमेटाइजेशन के अंदर हम उसको इंक्लूड कर देते हैं, हाई एल्टीट्यूड के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले कौन से ओलंपिक है जो सबसे ऊंची चोटी पर हुए थे। क्वेश्चन की भाषा को बदल दिया जाता है, सारा सबको जो उसका अर्थ जो होता है वही होता है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट, विच आर दी टेस्ट आइटम ऑफ साई हॉकी टेस्ट?
भारतीय खेल प्राधिकरण साई की हॉकी टेस्ट की प्रचंड जो है इवेंट्स बैटरी कौन कौन सी है? शूटिंग इन द गोल ये भी है, बैलेंसिंग द बॉल ऑन द स्टिक ये भी है, मूविंग विद द बॉल ये भी है, ये नहीं है। ए बी डी देखो, ए बी डी, ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, विच मसल हैज इट दी इंसर्जन ऑन दी। इंसर्जन क्या होता है, इसको कर दो ब्लॉक। लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, इसको भी कर दो ब्लॉक। एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ द एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ये सारे क्वेश्चन मेरे मिल गए जो मेरे को ढूंढने हैं। विच मसल हैज इट्स इंसर्जन ऑन द लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, द एक्रोमियल प्रोसेस एंड द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। कि ये बोला है कि जो हमारी जो मसल है वो इंसर्ट कहाँ हो रही है, अटैच कहाँ हो रही है, मतलब हम बोल सकते समाप्त कहाँ हो रही है। इंसर्जन का मतलब होता है समाप्त। अब ये मसल कहाँ समाप्त हो रही है, इनमें से कौन सी मसल है जिसका इंसर्जन समाप्ति यहां पर हो रही है? लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, एक्रोमियल प्रोसेस एंड स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। तो वो कौन सी मसल है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपकी ट्रेपेजियस। ट्रेपेजियस मसल है जिसकी इंसर्जन समाप्ति इन जगह पर हो रही है। अब स्पाइन ऑफ द स्कैपुला मैं आपको दिखाना चाहूंगा। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ये हमारा स्कैपुला है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा इसके साथ में कनेक्टिविटी होती है। ये हमारा स्कैपुला। अब यहां से कितने क्वेश्चन मिलने वाले देखो। इसी में ग्लिनोइड कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी। अब ग्लिनोइड कैविटी किसकी है? स्कैपुला। स्कैपुला पहला क्वेश्चन नोट कर लेना। तो ट्रेपेजियस मसल की जो है समाप्ति इंसर्जन कहाँ हुआ है? अब जस्ट इसके पीछे जो हमारा एक्रोमियल जो प्रोसेस लिखा हुआ है, ये किसका पार्ट है? स्कैपुला। स्कैपुला के जस्ट पीछे एक लाइन पीछे बनी रहती है, वो मानी जाती है स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। कि स्कैपुला की रीढ़ की हड्डी ऐसे लाइन बनी रहती है स्कैपुला का पीछे। या मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पर मैंने शो किया, दिखाया, आप देख सकते हैं। इस पर मैंने मेंशन नहीं कर रखा है। अब एक्रोमियल प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला को हम ब्लेड बोन बोलते हैं, ब्लेड बोन बोलते हैं। स्कैपुला को हम विंग्स बोन बोलते हैं, विंग्स बोन। स्कैपुला को हम जो है फ्लैट बोन बोलते हैं, फ्लैट बोन बोलते हैं। स्कैपुला को हम प्रोटेक्शन बोन बोलते हैं। ये चारों नाम कैसे भी ट्विस्ट होके आ सकते हैं। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लैट बोन है वो सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? सुरक्षा करती है। किसकी? जितने हमारे इंटरनल ऑर्गन है। जैसे मैं बात करूं, अगर हमारी फसलियां नहीं होती, जो हमारी फसली नहीं होती, रिप्स नहीं होती, तो हमारा हर कोई आदमी एक घूंसा हमारे फेफड़ों को, दिल को फाड़कर चले जाता। जब कोई भी घूंसा मारता है चेस्ट में, तो स्टर्नम जो बोन है, रिप्स हैं, वो प्रोटेक्ट कर लेती है। स्टर्नम बोन तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर लेता है, नहीं लंग्स से घूंसे मार कोई फाड़ देता। तो स्टर्नम किस टाइप की बोन है? फ्लैट बोन है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन बनता है आंतरिक अंगों की सुरक्षा। तो ट्रेपेजियस हो गया। अब ट्रेपेजियस मसल कहां पर होती है? तो ये बैक में होती है। बैक में कहां की हम बात कर रहे हैं? गर्दन की, नेक की। सेरेटस एंटीरियर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम बॉक्सर मसल बोलते हैं, बॉक्सर मसल बोलते हैं। ये कहां होती है? चेस्ट के इनसाइड लेटरल साइड में, इन साइड लेटरल साइड में होती है। मछली टाइप की आपने देखी होंगी, जो जितने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर हैं उनको ये देखने को मिलती है। पेक्टोरल्स मेजर मसल, ये आपको चेस्ट मसल बोलते हैं। ये आपको ब्रेस्ट मसल, चेस्ट में, ब्रेस्ट में पेक्टोरल्स मेजर हम बोल देते हैं। और इसी मसल को हम बोलते हैं थ्रोइंग मसल, थ्रोइंग मसल, थ्रो करते हैं। रैम्बॉइड मसल, ये डीप मसल है। डीप का मतलब क्या होता है सर? ये छुपी हुई होती है, हाइड होती है। जो कुछ मसल है सुपरफिशियल होती है, जो दिख जाती है, और डीप मसल जो आपको दिख रही नहीं है। जैसे आपने सोअस मसल का नाम सुना हुआ, वो डीप मसल है। रैम्बॉइड मसल है, डीप मसल है। बहुत सारी शोल्डर की, रोटेटर कप की मसल जो है वो डीप मसल है, दिखती नहीं है। तो जिनको इसी तरीके से आप जस्टिफिकेशन कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, बता देते हैं ये वो है, ये है, तो वो एक अपने आप में दिखने वाली है। जो नहीं दिख रही है वो हमारी डीप मसल मानी जाती है। नेक्स्ट, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज द साइंटिफिक नेम ऑफ टेलर मसल। देखो आ गया दर्जी,
दर्जी मसल किसे बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सर्टोरियस। अब सर्टोरियस की मैं बात करूं, यहां से मैंने लिया एक पॉइंट और ये ऐसे कर दिया, इस तरीके से ये जाती है, तो ये पॉइंट जो माना जाता है इसको हम बोलते हैं पेल्विक, और ये पॉइंट माना जाता है हमारा नी। तो वन जॉइंट और टू जॉइंट, इसीलिए इसको हम टू जॉइंट मसल बोलते हैं। टू जॉइंट मसल सर्टोरियस, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस बोलते हैं। और ये टू जॉइंट मसल मानी जाती है, इसको टेलर मसल बोलते हैं, लॉन्गेस्ट बोलते हैं, दर्जी बोलते हैं, किसी भी टाइप से पूछ लेगा। बट मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं कि लॉन्गेस्ट मसल जो है इसका फंक्शन क्या है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। पिछले लेक्चर में बताया मैंने अभी कि सर्टोरियस का फंक्शन क्या है, कमेंट करके बताएंगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप जवाब दे देंगे, तैयारी अच्छी नहीं है तो इसका जवाब इम्पॉसिबल है। हैमस्ट्रिंग मसल की मैं बात करूं, हैमस्ट्रिंग का मतलब होता है तीन मांसपेशियों से तैयार की जाती है, और हैमस्ट्रिंग मिलेगी आपको थाई के जस्ट पीछे, थाई के जस्ट पीछे, और ये करवाती है फ्लेक्शन मूवमेंट। आप जब घुटने को मोड़ते हैं तो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल करवाती है। जब आप पालती मार कर बैठते हैं, पैर को फोल्ड करके बैठते हैं, जो आप घुटने को मोड़ते हैं तो जो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है उसको फ्लेक्स करवा रही है, फ्लेक्शन करवा रही है। सेरेटस एंटीरियर की मैं बात करूं, ये बॉक्सर मसल है, जो मैंने आपको अभी बताया बॉक्सर मसल है। ग्रेसियस मसल कहाँ होती है? ये थाई के इनसाइड मसल होती है, बिल्कुल इनसाइड, क्लोज जिसको हम बोल सकते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में नहीं आया हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। When was India first नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? भारत के प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये 2018 में हुई थी, मणिपुर। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कभी कभार जो है डेट पूछ लेता है, 16 मार्च। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं और आप जवाब देंगे साई की एक्चुअल डेट कि कब शुरुआत हुई। NSNIS की एक्चुअल डेट, साई हो गया, NSNIS हो गया, और हमारा क्या बचा हुआ है? यस, ओलंपिक, एशियन गेम, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स। इसकी एक्चुअल डेट याद कर लो, एग्जाम मैंने बहुत बार देखी और मैंने बहुत बार आपको बताया। जिनको नहीं पता है वो सीक्वेंस में लिख लो कि इतने मार्च इतने मई में इनकी शुरुआत हुई। आजकल ऐसा क्वेश्चन बन जाता है मैच करने के लिए, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2 3 4 5, पांचों क्वेश्चन का मेरे को जवाब दे देना। अगर नहीं दे पाते तो अपनी कॉपी में जरूर लिख लेना, आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। चलो, मोस्ट कॉमन लेसन एसोसिएटेड विद दी राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी। जब राइबोफ्लाविन की डिफिशियंसी होती है, डिफिशियंसी का मतलब होता है लैक, मतलब कमी होती है आपके शरीर में, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? पहली बार क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर स्टोमेटिस, एक बीमारी होती है। और ये जो हमारे लिप्स होते हैं, होठ होते हैं, जो हमारे होठ होते हैं अगल बगल से फट जाते हैं, रेडनेस ही हो जाती है। आपने देखा हो बहुत सारे यहाँ साइड से, तो विटामिन जो राइबोफ्लाविन है उसकी कमी की वजह से हमें देखने को मिलता है। रा मतलब राइबोफ्लाविन, था मतलब थायामिन, ये ट्रिक है। अब ये है हमारा B2 और B हो गया B1। अब ब्रिंग्स एनसेफेलोपैथी, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। कंजक्टिवाइलोसिस, हाल ही में एक वायरस आया था अभी कुछ दिन पहले, आंखों की प्रॉब्लम हो रही थी, तो आंख से रिलेटेड है बीमारी, और ये आपको मिलेगी विटामिन ए की कमी से। एक बीमारी और होती है जिसको हम बोलते हैं बायटो स्पॉट। मैंने अपने स्टूडेंट्स को सारी बीमारी बता रखी है। न्यूट्रिशन में हम जाते हैं, हेल्थ एजुकेशन में, विटामिन मिनरल्स में, सब A to Z। अब कंजक्टिवाइलोसिस हो गया, विटामिन ए की कमी से होता है, आंखों में प्रॉब्लम होती है, और विटामिन ए की कमी से होता है। और इसका वन ऑफ दी बेस्ट सोर्स जो माना जाता है वो है कैरेट, मतलब गाजर सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। और उसके बाद मेन जो फंक्शन है हम बात कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा जो आया हुआ है। मैं जल्दी एक और वीडियो आपको शेयर करूंगा हेल्थ एजुकेशन की। हेल्थ एजुकेशन की कनेक्टिविटी साइकोलॉजी से होती है,
तो यहाँ पर मैं बात करूँ विटामिन, मैं क्वेश्चन बताने वाला था, यस विटामिन बी की बात करने वाला हूँ, कॉमन, इसको हम कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं B1, B2, B3, इस तरह की विटामिन चलती है, ये कॉम्प्लेक्स विटामिन मानी जाती है। अब सर ये क्या, ये तो बता दो। इसको डफारफिज्म हम जो बोलते हैं, शॉर्ट मैन, बॉय, लड़का, आदमी, बच्चा, औरत, लड़की, जो भी है, मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, बोना, इसको हम बोलते हैं बोना। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। जेनेटिक मतलब जन्म से ही छोटे मोटे टिंगू टाइप के से आदमी जो निकलते हैं, पैदा होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम बोना आदमी बोलते हैं। बोना गैंग का मालिक, आपने बोंगो नाटक देखा होगा, तो सीरियल जो आता था उसमें छोटा सा व्यक्ति था। तो ये जो है इन मतलब एक तरीके से जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो पहले से ही पेट से ही आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विटामिन B6 ऑल्सो नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी कॉम्प्लेक्स विटामिन का है। कॉम्प्लेक्स मैंने बोला, कॉम्प्लेक्स का मतलब है विटामिन बी कॉमन। B6 का मतलब होता है पायरोक्सिन, जो है विटामिन का एक साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है, जो भी है। पेंटाथोनिक का मतलब होता है विटामिन B5 को हम पेंटाथोनिक एसिड बोलते हैं। टोकोफेरल जो है वो है आपका विटामिन ई बोलते हैं। ई डिजनरेशन ऑफ मसल, जब किसी भी व्यक्ति को बांझपन की बीमारी हो जाती है, बांझपन आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो है इन्फर्टिलिटी हो गई है, बांझपन की बीमारी विटामिन ई की कमी से होती है। निकोटोनिक एसिड जो होता है इसको हम बोलते हैं B3, और इस B3 को हम नियासिन भी बोलते हैं। और इस नियासिन की कमी से एक बीमारी हो जाती है पिलगिरा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, पिलगिरा विटामिन B3, पिलगिरा नियासिन, पिलगिरा निकोटिन। तो पिलगिरा ये बीमारी आपको 100% आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में मिलने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इफ द एथलेटिक इट फ्लेक्सिंग द फीमर ऑन द पेल्विक बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हिल फ्लेक्सर, इट इज द एन एग्जाम्पल ऑफ, जब हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो एक मूवमेंट अपने आप हो जा रहा है, करवा दे रहा है, उसको हम बोलते हैं पैसिव मोबिलिटी। एक्टिव मतलब खुद, पैसिव मतलब हो रही है किसी के द्वारा, उसके प्रभाव पड़ने से समझने का प्रयास करना, तो ये हो गई पैसिव मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, विच ह्यूमन फिजिक is characterized by a short, thick body emphasizing the horizontal dimension। अब देखो 3 क्वेश्चन बने, छोटा, मोटा और फैला हुआ। हॉरिजेंटल का मतलब होता है फैला हुआ, तो कौन फैलता है, मोटे आदमी, और वो कौन है, पिकनिक टाइप का आदमी, इसको हम बोलते हैं एंडोमोर्फ, एंडोमोर्फ बोलते हैं, इसको हम एंडोमोर्फ बोलते हैं, तोलू मोलू गोल मटोल। अब इसी को हम बोलते हैं रोबस्ट। एक रोबस्ट आदमी का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको चलने में दिक्कत हो, हमेशा मोटे आदमी को चलने में दिक्कत होती है। हॉरिजेंटल सर क्यों बोला है, हॉरिजेंटल का मतलब होता है फैल जाए, तो वो पिकनिक आदमी फैल जाते हैं। जब वर्टिकल देता तो टिड्डू, जिसको हम बोलते हैं गॉन्ट पर्सन, मरियल पर्सन, जो एकदम पतला है, लंबा, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो पिकनिक हो गया हमारा, एंडोमोर्फ हो गया, रोबस्ट हो गया, ओरिएंटल हो गया, शॉर्ट हो गया, थिक हो गया, मोटा हो गया, थोलू मोलू गोलमटोल हो गया, सब हो गया। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीपीएड करने के लिए जा रहे हैं। आपको ये नहीं पता है, हमारे मोस्टली राजस्थान के स्टूडेंट्स या अदर स्टूडेंट्स जो है अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो बीपीएड जो है प्राइवेट कॉलेजों से, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि बीपीएड की जो मान्यता प्राप्त जो है कहाँ से होती है। तो विच प्रोफेशनल प्रोग्राम मीन फॉर प्रिपेयरिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए हमें कौन सी डिग्री की आवश्यकता होती है। तो शारीरिक शिक्षा में आप जा रहे हैं और टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको करना होगा एमपीएड, मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एमपीएड, बीपीएड, डीपीएड, ये तीनों की तीनों एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज है, मान्यता प्राप्त है, या हम बोल सकते हैं इनसे परमिशन ले रही है। किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है।
तीन ही प्रोफेशनल कोर्स हैं फिजिकल एजुकेशन में, डीपीएड, बीपीएड, एमपीएड, और यही तीन कोर्स हैं जो एनसीटी से अप्रूव्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड है, अप्रूव है, एफिलिएटेड है, जो भी है, घुमा फिरा के कुछ भी दे सकते हैं। एमपिल जो है एक अपने आप में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू इसको खत्म कर दिया गया है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी हम बोल सकते हैं, ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है, अब ये खत्म हो गया, अब हमारे में नहीं होता है। तो जितने भी अब आपके जो एमपीएस कोर्स है, सर मैं एमपीएस कर लूँ, मेरे पास बहुत कमेंट आती है, कॉल करते हैं, सर एमपीएस और एमपीएड में दोनों में डिफरेंट क्या है। अब जिन्होंने बीपीएड कर लिए, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, कुछ इसमें नेगेटिव कमेंट भी कर देंगे, कुछ पॉजिटिव भी करेंगे। आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है आज की बीचों में देख रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, कोचों की फेलोरिटी है, वो अपने क्लाइंट को, अपने खिलाड़ी को सही दिशा नहीं दे पाता है। मैं बात कर रहा हूँ फील्ड में कि आपको बीपीएड के बाद एमपीएड करना चाहिए, आप एमपीएस क्यों कर रहे हैं। एमपीएस कोर्स जो है वो यूजीसी और एमपीएड कोर्स जो है एनसीटी, दोनों में डिफरेंट है। ये जो है इनकी वैकेंसियां नहीं है, इनके कैरियर ऑप्शन अभी नहीं हो पा रहे अच्छी तरीके से। तो आप बीपीएड के बाद एमपीएस सेशन क्यों दे रहे हैं। आपको एमपीएड करने की आवश्यकता है, आप एमपीएड करेंगे, एमपीएस नहीं करेंगे। अगर आपने बीपीएड कर लिया, बीपीएड के बाद एमपीएड करते हैं, नोट कर लो, लिख लो, ये यूजीसी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है, ये एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे और मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन भी रहता है। मेरे पास कभी एनआईएस से फोन आता है, कभी वहां से आता है, सर इनमें डिफरेंट बताना, सर इन दोनों में अंतर क्या है, सर मैंने एमपीएस कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि बीपीएस जो है, बीपीएस आप कर लो एज ए ग्रेजुएशन, एक एज ए ग्रेजुएशन के तौर पर। बीपीएस के बाद आप डायरेक्ट एमपीएस करेंगे, आपका सीक्वेंस है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो बीपीएस के बाद आप बीपीएड कर सकते हैं, अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंस की तरफ। तो बीपीएस के बाद आप बीपीएड करो, आप आफ्टर 12 बीपीएस करने के बाद आप बीपीएड में एंट्री लेंगे, याद रखना। अब मैं समझता हूं आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे मैच करने वाले। ट्रिपेजियस मसल, आपका मसल एंड एक्शन की बात कर रहा था। यहाँ पे जो एक्शन लिखा हुआ है, इस एक्शन का मतलब होता है मूवमेंट, इस मूवमेंट का मतलब होता है फंक्शन। जब भी आपको एक्शन, मूवमेंट, फंक्शन, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। एक्शन मतलब गतिविधि, मूवमेंट मतलब गतिविधि, फंक्शन मतलब गतिविधि। अब ट्रिपेजियस जो है, ट्रिपेजियस का जो फंक्शन है वो है दूसरा, एलिवेट एंड स्टेबलाइज स्केपुला, स्टेबलाइज करके रखते स्केपुला को। तो हम देख लेते हैं ए का दूसरा किस ऑप्शन में, ए का दूसरा इसमें है, नहीं ए का दूसरा इसमें है और इसमें, इन दोनों में डिलीट मारो पहले, जिनमें नहीं होता है उसको डिलीट मार देते हैं हम। ब्रैकियोडेलिस, ये जो है आप जब बाइसेप्स कर्ल करते हैं जिम के अंदर, तो ब्रैकियोडेलिस आपकी फोरआर्म में मसल पाई जाती है, वो एक सिनर्जिस्ट मसल होती है, वो एक सिनर्जिस्ट मसल होती है जिसको हम असिस्ट मसल बोलते हैं, असिस्ट मसल बोलते हैं, सिनर्जिस्ट मसल। तो डी का हो गया हमारा 1, डी का 1 इसमें नहीं है, इसको मारो डिलीट, अब ये हो गया हमारा आंसर। तो ए का हो गया दूसरा, बी का हो गया 4 और सी का हो गया तीसरा और डी का हो गया 1। तो टेरेस माइनर रोटेटर आर्म लेटरली, जब आप अपने आर्म को ऐसे घुमाते पीछे की हो तो टेरेस माइनर करती है। सब स्केपुलिस जो सब स्केपुलिस क्या, रोटेट आर्म मिडली, जब आप अंदर की ओर ऐसे करते हो, अपने शोल्डर को अंदर की ओर लाते हो, ऐसे घुमाते हो, स्ट्रेच करते हो, मॉर्निंग में जब जाते हो जिम या वर्कआउट करने के लिए, तो ये मसल कर पाती है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं, आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्वेश्चन की तो मैं बोल ही नहीं सकता। आप इंडिया का कोई पेपर ओपन कर लो, स्टैट्स और रिसर्च से, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। मीन है, मीडियन है, टी टेस्ट नहीं होता है, टी टेस्ट नहीं होता है। अब मीन, मीडियन और एक और बचा आपका मोड, ये आपके मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के
पार्ट है मीन मीडियन मोड। अब कमेंट करके बताइए, कल ही मैंने जो लेक्चर लिया था परसों कि टी टेस्ट जो है पैरामेट्रिक टेस्ट है, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, पैरामेट्रिक है या नॉन पैरामेट्रिक है, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। 3 क्वेश्चन छोड़ रखे मैंने शायद आपके पास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये भी हमें मैच करना है। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है, तो हमें वो पकड़ना है इजी वाला। और ऐसे क्वेश्चन हमें एक तो मिल जाता है जो हमारा मनपसंद होता है, जिसको हम पढ़ते हैं। तो एंटीना मिल गया, एंटीना कहां से, वॉलीबॉल से। तो डी का देख लो 1, डी का 1 देखो इसमें और किसी में नहीं, ऑप्शन भी होगा। अब मुझे पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी कभार ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, गलतियां भी हो जाती है, हमसे भी गलती हो जाती है टिक लगाने में, क्योंकि हम एक ही को, मैंने अगर इसको एक करके छोड़ दूंगा, मैंने इसको पूरा मैच नहीं किया है, क्या पता उसमें ऑप्शन में कोई एरर हो, तो ये भी कंडीशन हो जाती है। तो आप देख कर तो लेंगे, मतलब सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन को, मिलान जरूर कर लेंगे एक बार, है ना। तो हमारा हो गया डी का 1, डी का बुली किससे है, आपका हॉकी से। सी का तीसरा बिल्कुल ठीक है। बी का 4 हो गया, यॉर्कर आपको पता है क्रिकेट में होता है, बी का 4 ये भी ठीक है। ए का दूसरा जो टाइगर वुड्स गोल्फ से, तो मतलब अब ये सही है। कभी कभी क्या होता है हम एक ही ऑप्शन करके छोड़ देते हैं, तो वहां टाइपिंग एरर भी हो जाता है, और फिर टाइपिंग एरर होने की वजह से हम टिक लगाते तो हमसे भी एरर हो जाता है, याद रखना। तो एक बार एक टिक लगाने के बाद पूरा मैच जरूर कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेंसरी मेथड इज यूज्ड टू डेवलप विच मोटर कंपोनेंट। सेंसरी मेथड का प्रयोग किस मोटर कंपोनेंट को विकसित करने में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब सेंसरी मोटर की बात की जाए, तो इसमें जो बहुत ज्यादा 99% जो नियर क्वेश्चन है वो है आपका कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। अगर मैं बात करूं नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो पीएनएस के बारे में आपने नाम सुना होगा, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सेंसरी एंड मोटर की जब हम बात करते हैं, सेंसरी एंड मोटर इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। तो 99% नियर है वो कोऑर्डिनेशन है। रिएक्शन एबिलिटी भी हो सकता है, बट इसमें रिएक्शन एबिलिटी नहीं लगाएंगे। कोऑर्डिनेशन जो आप करते हैं, यहाँ पे मोटर कंपोनेंट की बात कर रहा है। जब हम कोऑर्डिनेशन की जो ड्रिल करते हैं, तो आपने देखा होगा विसल एंड हैंड से हम जो इंडिकेशन को फॉलो करते हैं, अपने मूवमेंट्स को चेंज करते हैं, माइंड मसल कनेक्शन को करते हुए अपनी एक्टिविटियों को करते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर शॉक पेड एंड फ्लेक्स पॉइंट। देखो मैंने ये पकड़ लिया, और मैंने आज तक ये क्वेश्चन नहीं देखा फ्लेक्स पॉइंट क्या है, बट मैंने ये बहुत बार पढ़ा है। शॉक, जब आपको इसकी जब ये दिख जाए ना, शॉक एब्जॉर्बेशन दिख जाए, है ना, और एक वर्ड दिखता है क्या बोलते हैं उसको, तो याद नहीं आ रहा है। तो ये जब दिख जाए तो फीमर तो हो नहीं सकता, ह्यूमरस हो नहीं सकता, बोन मैरो हो नहीं सकता, इंटरवर्टेबल डिस्क। अब इंटरवर्टेबल डिस्क नहीं होगी तो आपका वर्टेब्रा कोलम होगा, स्पाइन होगा, रीढ़ की हड्डी होगा, तो आप ये लगा देंगे। इंटरवर्टेबल डिस्क जो है आपके वर्टेब्रा कोलम में देखने को मिलती है। और ये जो है इंटरवर्टेबल डिस्क जो है आपकी इर्रेगुलर मसल जो है, इर्रेगुलर मांसपेशी जो है उनसे तैयार किया जाता है। इर्रेगुलर टेढ़ी मेढ़ी बोन, मांसपेशी नहीं, इर्रेगुलर बोन जो है, मैंने मांसपेशी कर दिया, बहुत रफ्तार में चल रहा हूं। तो इर्रेगुलर कभी मांसपेशी की बात नहीं कर रहे, बोन, ये आपके वर्टेब्रा कोलम में। मैंने आपको बताया ये फीमर जो है ये लॉन्ग बोन है, ये क्या है, लॉन्ग बोन है। ह्यूमरस लॉन्ग बोन है। अब बोन मैरो की बात करते हैं तो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है रेड बोन मैरो, और एक होती है येलो बोन मैरो। देखो इरेगुलर बोन मसल मत करना मेरे से, मैंने बोल दिया है। आप बोन होती है इरेगुलर, यहां पर इरेगुलर बोन कर देंगे जो कि वर्टेब्रा कॉलम में। अब बोन मैरो दीज आर 2 टाइप्स, रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है, सपोज दैट, मैं आपको बताता हूं एक इमेज बनाकर। ये मैंने एक हड्डी का मैंने
जो है बना दिया। ये एक आपकी हड्डी है, ये क्या है, आपकी बोन है। ध्यान से सुनना सारे लोग, यहाँ से मैंने इसको अलग कर दिया। तो ये जो हड्डी है, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन को हम स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, स्पॉन्जी बोन बोलते हैं, नाजुक। और यहीं पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है, इसी में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बीच में कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मेंडुलर, इसको हम बोलते हैं मेंडुलरी कैविटी। मेंडुलरी कैविटी, मेंडुलरी कैविटी के बीच में हम बोल सकते हैं येलो बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। आपने लेग पीस खाया होगा, मटन की बात कर रहा हूं, बकरे की, तो ठोक ठोक के जो मलबा सा निकलता है वो होता है एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, जो कि मेंडुलरी कैविटी के अंदर भरा रहता है, जो कि एक अपने आप में येलो बोन मैरो का पार्ट है। इसी पार्ट को पूरे को सेप्ट वाला जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं शेप्ट। पूरी लंबी हड्डी जो पूरी लंबे वाले हिस्से को, लॉन्ग पार्ट को सेप्ट बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, इसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, नोट करते चले जाना। सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ योगासन। स्थिरम सुखम आसनम ड्राइव फ्रॉम विच बुक। स्थिरम सुखम आसनम, ये आसन की डेफिनेशन है। आसन हम जो करते हैं 84,000 आसन हम जो है योग सूत्र के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि हमारे जो है बुकों में, या हम लोग जो करते हैं 84,000 आसन जो है बताए गए हैं, चर्चा की जाती है। तो योग सूत्र में स्थिरम सुखम आसनम की चर्चा की जाती है। आ जाओ, विच वन इज नॉट स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौशल संबंधी फिटनेस घटक नहीं है। एजिलिटी है, बैलेंस है, पावर है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये आपका हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है, हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट है, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। बहुत बार आपको एग्जाम में मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन आपके लिए, जो बैलेंस है ना, बैलेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा स्टैटिक और एक होता है हमारा डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस क्या होता है, जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीजी पॉइंट है वो एक जगह पर स्टेबल रहता है। डायनेमिक क्या होता है, गति अवस्था में आप चलते चलते उसको बैलेंस कर रहे हैं। जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपको बैठकर पढ़ा रहा हूं तो ये मेरा स्टैटिक बैलेंस हो गया। अगर मैं ये चलते ही चलते आपको पढ़ा रहा होता तो मेरे को सीजी भी बैलेंस करना है और अपने आप की पोजीशन एक्टिविटी वो भी बैलेंस करनी है। आप खेल कूद करते हैं, वो डायनेमिक बैलेंस है। बैलेंस की मैं बात करता हूं, सीजी पे डिपेंड करता है, विदाउट सीजी कुछ नहीं होने वाला, सेंटर ग्रेविटी। बैलेंस जो है आपका वेस्टिबुलर सेंस, उससे भी आपका बैलेंस डिपेंड करता है। वेस्टिबुलर सेंस जो है आपके बैलेंस को बना के रखता है, सीजी बना के रखता है। और उसके बाद हमारे इंडोलिम्फ एक फ्लूइड है, एक हम बोल सकते हैं द्रव्य पदार्थ है जो हमें कान में मिलता है। इंडोलिम्फ फ्लूइड हमारे कान में मिलता है। जब कोई चांटा मारता है, चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फ्लूइड हिल जाता है। इंडोलिम्फ फ्लूइड भी हमारी बैलेंस में बहुत मदद करता है। वेस्टिबुलर सेंस भी हमारी बैलेंस में मदद करता है। बैलेंस, दीज आर टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। बैलेंस पूरा संपूर्ण की हम बात करें तो सीजी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पूरा बना के रख रही है। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम, वनडे एग्जाम में आए हुए हैं। मैं समझता हूं आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए हुए होंगे और जल्दी मैं आपको रिसर्च की मैराथन क्लास के साथ मिलूंगा। मुझे पता है आपका जो स्कोर जो कम हो रहा है वो जो है रिसर्च के क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आपका कोई डाउट है किसी टॉपिक को लेकर, वो भी हमारे खिलाड़ी कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।